हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा और यहाँ पर हम लोग जो श्रृंखला चला रहे हैं चैप्टर 1 शॉर्ट देखा था, आपको नोट्स पर मैंने समझाया था, फिर चैप्टर 2 मैं लेकर आया और ये हमारा चैप्टर 3। इसके बाद इसके हैंड रिटेन नोट्स भी पढ़ा देंगे और इसके हैंड रिटेन नोट्स ई बुक और पूरा पूरा सिलेबस अवेलेबल है आप सभी के लिए। कहाँ पर वो बैच है का क्या नाम है उसका उसका नाम है रामायण बैच। जी हाँ, सभी चैप्टर के और सभी विषयों के आपके वन शॉट वीडियो मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको और भी ई बुक भी जो बना हुआ है आपको अवेलेबल करा देंगे, मॉडल पेपर मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पढ़े हुए जो बोर्ड में आएगा बोर्ड के अकॉर्डिंग। और उसके बाद 1 नवंबर से शुरू होने वाला है लाइव एकदम तगड़ा वाला महाभारत बैच, वो बैच जो सर आपके शानदार तैयारी करवा देगा। मात्र आपको 5 पेपर पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का 5 से 7, और उतने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और वो पेपर बोर्ड में आएंगे। एक बात ध्यान देना है, ठीक है ना। तो वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है महाभारत बैच। उसको भी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एसके मटेरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर से जरूर बच्चा ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। चलिए, चैप्टर बेटा क्या है हमारा, ये हमारा अध्याय 3 है। क्या है यहाँ पे, अध्याय 3 है बेटा जनन स्वास्थ्य। क्या है यहाँ पे, जनन स्वास्थ्य। अध्याय 3 है अपना, वो बेटा क्या है, जनन स्वास्थ्य है। क्या है, जनन स्वास्थ्य है। अच्छा ठीक है सर, जनन स्वास्थ्य होता क्या है, जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सर जनन स्वास्थ्य, क्या होता है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन स्वास्थ्य शब्द का सामान्य अर्थ है स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित होता है, ठीक ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अगर हम लोग जनन स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो क्या होता है, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य होता है। या फिर दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो और यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रिया क्या हो सामान्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां, मतलब जनन स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं और उनके लिए क्या क्या कार्य नीतियां सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं जिनके द्वारा ये जनन स्वास्थ्य को बेटा बनाए रखना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, पूरे विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। मतलब समझिएगा, जो पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, इसमें ना लोगों को जनन से संबंधित तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। जैसे HIV हो जाता था, किसी को जनन अंगों में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो कोई दो देश आगे बढ़कर नहीं आया, सबसे पहले कौन आया बेटा, वो भारत आया। कहा कि नहीं, अगर किसी को जन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो रही हैं तो हम उसका निदान करेंगे और हम उसके साथ क्या बेटा, खड़े हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया और इसे परिवार कल्याण के नाम से जाने जाना लगा, परंतु इसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCF यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। इस जनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना होता है, ठीक है। चलिए आगे, जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको यहाँ पे देखते हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रति सरकार द्वारा लोगों को लुभाने के लिए और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए अनेक सुविधाएं व प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, जैसे टीवी और रेडियो द्वारा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना व बच्चों की पुस्तकों में अध्याय के रूप में शामिल करना इत्यादि। अर्थात समाज में जनन स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता प्रेरित करना। जनन स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों में दी जाने वाली जानकारी, यानी कि जब कोई जनन स्वास्थ्य संबंधित कोई भी भारत सरकार कार्यक्रम करवाती है तो वहां पे क्या क्या जानकारियां दी जाती है। अब कहेंगे गुरुदेव इस चैप्टर में है क्या, भैया इस चैप्टर में कुछ नहीं बा, कुछ भी नहीं है, केवल आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, काम खत्म।
इसमें यार 2-3 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए, जैसे कि उल्लेखन क्रिया कर लीजिए, ठीक है ना। एमटीपी क्या होता है, जन स्वास्थ्य की परिभाषा याद कर लो, जनसंख्या मतलब जनसंख्या क्या होता है, ठीक ना, और जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ये याद कर लीजिए। इससे ज्यादा आपका ना पेपर में आएगा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ना आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। तो जन स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों में दिए जाने जानकारियां क्यों क्यों कौन कौन सी जानकारी दी जाती है। किशोरावस्था में लड़के व लड़की के शरीर में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया जाता है। यौन शिक्षा से यौन शिक्षा के द्वारा लोगों को यौन संबंधित गलत अवधारणाओं से बचाया जा सकता है, ये बारे में बताया जाता है। और किसके बारे में बताया जाता है, स्वस्थ व सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी दिया जाता है। गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में बताया जाता है। प्रसव के पश्चात माँ व बच्चों की देखभाल के बारे में बताया जाता है। लड़का व लड़की का समान महत्व बताकर कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाता है। एड्स व अन्य लैंगिक संबंधित रोगों के बारे में बताया जाता है। और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विभिन्न जानकारियां गांव गांव तक इसमें पहुंचाई जाती है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक। अगला हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मानव में जन स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले अगर मानव में जन स्वास्थ्य संबंधित निम्नलिखित 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहला, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे मानव जन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, बाल विवाह मतलब कि लड़के या लड़के का कम उम्र में ही शादी करवा देना, और उसके बाद कम उम्र में ही शादियों से माता में कई बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कि कम उम्र में बाल विवाह करवा दिया गया, अब वो उतना परिपक्व है ही नहीं कि बच्चों को जन्म दे पाए, ठीक है ना, और उसके द्वारा तमाम प्रकार की बीमारियां उसमें उत्पन्न होती हैं। अगला हेडिंग यहाँ पे देखेंगे, अगला हेडिंग क्या होता है, संपूर्ण जन स्वास्थ्य प्राप्ति का लक्ष्य निम्नलिखित कार्य योजनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये है कि अगर जन स्वास्थ्य संबंधित कब्जा करना है, कब्जा करने का मतलब ये है कि किसी को रोग हुआ है, ठीक ना, और उस रोग को दूर करना है, तो निम्नलिखित प्रकार के प्रयास हैं जिसके द्वारा हम लोग इस लक्ष्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को बेटा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार को कोई इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, किसी प्रकार की बच्चे कोई इशू नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, आगे यहाँ पे देखते हैं। माफी चाहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, आगे हम अपने नोट्स में लिखेंगे परिवार नियोजन, यानी कि अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। पहले परिवार नियोजन जाना जाता था, अब किसके नाम से हम लोग जानते हैं इसे, परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। कार्यक्रम 1951 में शुरू हुई थी। जो हमारा ये परिवार नियोजन है, जिसे अब हम लोग परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी बेटा, वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। यौन शिक्षा, यानी कि हमें लोगों को क्या देना चाहिए, यौन शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, यानी कि विद्यालयों में यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को यौन संबंधित गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। उसके बाद अगला, गर्भ निरोधक विकल्प और माँ और बच्चों का देखभाल। अगला, यौन दुरुपयोग व यौन संबंधित अपराध, जैसे कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों, जैसे कि यौन दुरुपयोग, सेक्सुअल अब्यूज और यौन संबंधित अपराधों जैसे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि हम बचा सके इन सारी चीजों से। किसी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब एक इसी में आता है, कभी कभी पेपर में आता है, हालांकि हमेशा नहीं आता, वो क्या आता है बेटा, वो आता है अपना उल्बवेधन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। अच्छा, उल्बवेधन की क्रिया होती क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गर्भवती क्या है, माँ है, और इस माँ के बच्चा पेट में क्या है, एक बच्चा है, भ्रूण है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कैसे जानते हैं कि ये भ्रूण स्वस्थ है, बच्चे के मतलब जो बच्चा है पेट में स्वस्थ है, 9 महीने तक बच्चा रहता है ना, तो आप लोग जब जाते हैं, कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, और क्या करते हैं, पेट से एमनियोटिक फ्लूइड्स को निकालकर
उसमें एंटीबॉडीज का पता लगा के चेक करते, बॉडीज का, सॉरी एंटी नहीं, बॉडीज का पता लगा के चेक करते हैं कि ये बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। और एक बात याद रखिएगा, जो कन्या भ्रूण हत्या होता है ना, सबसे बड़ा योगदान होता है किसका? उलवेधन क्रिया की। जो कहते हैं ना कि यार बच्चा जो था पेट में लड़की थी और उसको क्या किया गया? मार दिया गया। तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, ये उलवेधन ही निभाता है। होता क्या इसमें? इसमें गर्भ के लिंग की जांच व गुणसूत्री प्रतिरूप के बारे में पता करके अनुमानसिक विकार की जांच किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? जो गर्भ में लिंग की जांच करते हैं, जो गर्भ में भ्रूण है उसके लिंग की जांच करते हैं। लिंग मतलब वो लड़का है या फिर लड़की, अथवा उसके गुणसूत्री प्रतिरूप, गुणसूत्री प्रतिरूप की किसी प्रकार का कोई विकार तो नहीं है, उसके बारे में क्या करते हैं? पता लगाते हैं। अच्छा, परिभाषा क्या होता है थोड़ा अगर देख लेते हैं, तो इसमें गर्भ के चारों ओर उपस्थित उल्ब तरल या एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन द्वारा प्राप्त करके इस उल्ब तरल में गुणसूत्री प्रतिरूपों का पता लगाना उलवेधन कहलाता है। क्या कहलाता है? उलवेधन कहलाता है। इसमें गर्भ के चारों उपस्थित उल्ब तरल या एमनियोटिक द्रव को, देखिए गर्भ के चारों ओर उपस्थित, गर्भ में चारों ओर, भ्रूण के चारों ओर उपस्थित द्रव को, वो द्रव क्या है? एमनियोटिक द्रव को या उल्ब तरल पदार्थ को इंजेक्शन के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? इंजेक्शन के द्वारा प्राप्त करके इस उल्ब तरल में गुणसूत्री प्रतिरूपों का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? उलवेधन कहा जाता है। उलवेधन कहा जाता है। इसी क्या कहते हैं? उलवेधन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है? इस तकनीकी में अन्य तरल में बार बॉडीज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। यदि बार बॉडीज उपस्थित होते हैं तो गर्भ फीमेल मादा है, अगर बार बॉडीज अनुपस्थित होते हैं तो गर्भ में क्या है? मेल है, यानी कि कोई जो भ्रूण उसमें है वो क्या है? लड़का है। अगर गर्भ के एमनियोटिक द्रव में बार बॉडीज उपस्थित हैं तो वो जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा? कोई लड़की रहेगी। अगर बार बॉडीज नहीं है तो क्या होगा बेटा? गर्भ में उपस्थित जो भ्रूण रहेगा वो क्या रहेगा? नर रहेगा, यानी कि मेल, यानी कि लड़का रहेगा। बार बॉडीज को उल्बतरल के गुणसूत्री प्रतिरूपों में पता लगाया जाता है। बार बॉडीज मादा की दैहिक, बोले तो काई कोशिकाओं में उपस्थित निष्क्रिय एक्स गुणसूत्री बार बॉडीज कहलाती है। ठीक, बार बॉडीज की संख्या लिंग गुणसूत्र एक्स से एक कम होती है, अतः ये पुरुष में अनुपस्थित होती है, जबकि स्त्री में क्या होती है बेटा? पाई जाती है। बार बॉडीज जो होती है स्त्रियों में पाई जाती है, लेकिन लड़कों में बात करें तो क्या होती है? अनुपस्थित होती है, उसमें पाई नहीं जाती। अब पेपर में आता है, क्या आता है बेटा? जनसंख्या। कभी कभी आता है जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए, कभी कभी आता है जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताइए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है और मैं आपको बहुत प्यार से कवर करवा दूंगा, चिंता मत करना। सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या क्या होता है, किसे कहते हैं जनसंख्या। चलिए देख लेते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि पॉपुलेशन कहा जाता है। ध्यान देना, पॉपुलेशन या जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि या पॉपुलेशन कहा जाता है। और वैज्ञानिक तरीकों से जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? जनसांख्यिकी कहती है। एक बात ध्यान देना, जनसंख्या या समष्टि किसे कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार समझा रहे हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या या समष्टि कहा जाता है। और जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? वैज्ञानिक तरीके से जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा? हमारा जनसांख्यिकी कहलाता है। फिर अगला यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताइए। यह जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? तो कम समय में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? कम समय में किसी दिए गए क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। जैसे सन 1900 में जो जनसंख्या थी विश्व की वो 2 अरब थी, और अब क्या है बेटा? 2000 में 6 अरब हो गई। वहीं पे भारत की जनसंख्या की बात करें तो 1947 में जब अपना भारत आजाद हुआ था तब 35 करोड़ था, और वहीं पे 2023 में यह कितना हो गई बेटा? 142 करोड़ पहुंच गई।
अभी 2025 चल रहा है, सोचिए कितना पहुंच गई होगी। जरा ध्यान दीजिए इन पहलुओं पे, तो बड़ा मजा आएगा, है नहीं। जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है, पेपर में आता है ना, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण और जनसंख्या विस्फोट के उपाय। तो बस यही आप हेडिंग लिखिएगा, अच्छे जीवन दशाएं और स्वस्थ सुविधाएं, जो कि स्वास्थ्य सुविधाएं होना है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर उसको समय से खाना पीना नहीं दिया गया, इलाज नहीं करवाया गया, तो वो बीमार हो जाएगी। तो जब वो बीमार होगी तो बच्चे की क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी, पैदा सही से होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या वृद्धि क्या है, कारण है। मृत्यु दर में कमी, जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में की कमी होना, जनन आयु वर्ग वालों संख्या में वृद्धि होना, मतलब कि सभी बच्चे जितने भी थे अब 18 से 19 साल 25 साल के हो गए हैं, शादियां हो रही हैं, जनन कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि क्या है, कारण है। जन्म दर में वृद्धि होना, बर्थ रेट में क्या होना, वृद्धि होना, इत्यादि जो है ये जनसंख्या वृद्धि क्या बेटा, कारण है। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला उपाय है गर्भ निरोधक विधियों के प्रति जनन जागरूकता और गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना। छोटा परिवार सुखी परिवार और हम दो हमारे दो जैसे नारों को जीवन में अपनाना। और अगला है समाज में शिक्षित बनाना, ताकि विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, अवधारणाओं और अंधविश्वास से समाज मुक्त हो सके। विवाह आयु वाले लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष का क्या करें, समय निर्धारित करें। लड़का और लड़की को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये है जनसंख्या वृद्धि कम करने के उपाय। अब अगला आता है लास्ट, कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक आध दो हेडिंग रहेगा वो तो मैं पढ़ा ही दूंगा। क्या आता है, गर्भ निरोधक विधियां या फिर बोले तो युक्तियां। तो इसमें जो होती है निम्नलिखित प्रकार की गर्भ निरोधक युक्तियां होती हैं, विधियां होती है। अच्छा, गर्भ निरोधक विधियां क्या है, मतलब गर्भ धारण ना कर पाना, गर्भ धारण ना कर पाना इत्यादि प्रकार की क्या है, विधियां हैं। जैसे सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधि, दूसरी है निरोधक यानी बैरियर विधि, तीसरा है अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी विधि, चौथी है पिल्स गोलियां खाकर गर्भ धारण न करना, उसके बाद शल्य चिकित्सा विधि है, फिर टीकाकरण अंतर रोपण भी है। तो सबसे पहला देखते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि द्वारा मतलब कि गर्भ धारण करने से रोकना। इसमें अंडाणु व शुक्राणु को प्राकृतिक तरीके से मिलने से रोका जाता है। जैसे कि सबसे पहला विधि है आवधिक संयम, मतलब कि माहवारी के 10वें से 17वें दिन के बीच अवधि में निषेचन अवधि संभोग न करना। ठीक, वह स्खलन संभोग के दौरान वीर्य स्खलन योनि से बाहर किया जाए। और तीसरा यहाँ पे स्तनपान अनावर्तन, यानी प्रसव के 4 से 6 महीने माह तक जब स्त्री शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है तब प्राय अंडोत्सर्ग नहीं होता, यानी पीरियड नहीं आता, जिसके दौरान अगर वो यौन क्रिया करेगी तो वो गर्भवती नहीं होगी। ठीक, जो दूसरा विधि है वो क्या है, रोध या फिर बेटा रोध या फिर बैरियर विधि के नाम से जानते हैं, जो कि इसमें अंडाणु व शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। जैसे इसमें कंडोम का उपयोग किया जाता है, वो स्त्री ही भी कंडोम आता है और पुरुष कंडोम आता है। तो ये जो है आपका पुरुष कंडोम है और ये क्या है, स्त्री कंडोम होता है, जो कि वो अपने अंदर डाल के उसको यूज करते हैं और ये मेल करता है। ठीक, और अन्य रबड़ से बने रोधक जैसे डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वाल्व इत्यादि प्रकार की चीजों को यूज करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। अगला है आईयूडी, जिसको कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्तियां। आईयूडी अंतः गर्भाशय युक्तियां, ये क्या है, तो डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्सों द्वारा आईयूडी इंट्रायूटेन डिवाइस, आईयूडी का पूरा नाम पूछा जाता है तो ध्यान देना, इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है, को योनि मार्ग से गर्भाशय में लाया जाता है। औषधि रहित आईयूडी, दो प्रकार की इसमें आईयूडी होती है, एक औषधि रहित आईयूडी होता है, दूसरा तांबा मोचक आईयूडी। तो जो औषधि रहित आईयूडी होता है जैसे कि लिप्पेस लूप, और तांबा मोचक आईयूडी जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 सीयूटी इत्यादि होते हैं, ये हमारे आईयूडी हुए। तो जिसका हम लोग उपयोग करके यहाँ पे अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। ठीक, और तीसरा जो होता है हार्मोन मोचक आईयूडी, जैसे कि प्रोजेस्टार और LNG-20। अगला है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां जैसे कि इसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पिल्स गोलियां जो मुंह से ली जाती हैं, जो कि प्रतिदिन ली जाने वाली गोलियां, मालाडी या साप्ताहिक ली जाने वाली ये गोलियां सहेली होती हैं। मालाडी आवर्त चक्र शुरू होने से लेकर 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, वहीं पे
और बहुत सारी विधियां हैं जैसे कि इंजेक्शन अंतरोपण, टीका अंतरोपण। ये प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। अगला शल्य चिकित्सा करण विधि, बंधकरण के द्वारा भी रोका जा सकता है गर्भधारण को। जैसे पहला है शुक्रवाहक उच्छेदन या वैक्सेक्टोमी। शल्य चिकित्सा द्वारा शुक्रवाहक को छोटा या का छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, जिसे शुक्रवाहक वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। यह जो होता है, यह हमेशा और हमेशा पुरुषों में होता है। किसमें होता है? शुक्रवाहक वैक्सेक्टोमी जो होता है पुरुषों में होता है। तो यहाँ क्या करते हैं, शुक्रवाहक को बांध देंगे काट के, जिसके द्वारा यहाँ से शुक्राणु निकलेंगे ही नहीं। और अगला है नलिका उच्छेदन, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा अंडवाहिनी का छोटा सा भाग काट कर निकाल दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, जिसे वैक्सेक्टोमी कहते हैं। देखिए यहाँ पे काट के बांध दिया गया, यहाँ पे निकाल देते हैं। तो ये महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों में क्या होता है? वैक्सेक्टोमी होता है। कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने फिगर के माध्यम से इसको समझा दिया, यहाँ पे फिगर को रखकर, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पे, वो क्या है बेटा? वो है अपना आपका टीका अंतरोपण, जिसको इम्प्लांट बोलते हैं। टीका अंतरोपण जिसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांट बोला जाता है। हाँ, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का संयोजन टीके के रूप में त्वचा के नीचे अंतरोपित करके किया जाता है। यह गर्भ निरोधक गोलियों के समान कार्य करता है और इसे मैथुन क्रिया के 72 घंटों के अंदर असुरक्षित यौन संबंधों के कारण संभावित सगर्भता को रोकने के लिए अधिक काम में लिया प्रभावित सगर्भता को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ प्रभावित रहेगा, प्रभावित, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? अंतरोपण होता है। तो ये रहा आपका कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य। और ये पूरा मैंने कंप्लीट चैप्टर है, इसमें एक भी टॉपिक कटा नहीं है। एक दो टॉपिक इधर उधर होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हमारा अध्याय 3 है, क्या है? जनन स्वास्थ्य। यहाँ पे अपना जो यूनिट 1 है मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये तीनों चैप्टर पूरे कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और जो बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं, वो महाभारत बैच से जुड़ जाए, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स, ये पूरा 1 शॉट और ई बुक आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी आपको वहां पे कंप्लीट हम करवा देंगे 1 शॉट के साथ, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।